Hello and welcome to my channel Archie Ghosh, and today's topic is developments leading to quantum or wave mechanical model of atom. Now the first question is कि ये डेवलपमेंट के पीछे का कारण क्या है। तो क्लियर कट इंट्रोडक्शन है, देखिएगा लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। सो ये लैंग्वेज से ही हम लोग पहले ये पता कर ले रहे हैं कि बोर मॉडल ऑफ एटम में शॉर्टकमिंग्स थी, मतलब लिमिटेशन थी। लेट अस रिवाइज वंस कि व्हाट वर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल। द बोर्स मॉडल शॉर्टकमिंग्स वेर, again let us go through it: inability to explain the line spectra of multi-electron atoms. It was not able to explain the splitting of lines in the magnetic field, that is Zeeman effect, and in the electric field, that is Stark effect. It was not able to explain the three-dimensional model of atom. It was not able to explain the shape of molecules, and it was not able to explain the de Broglie concept of nature and also हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इतनी सारी कमियां लोगों ने बोर्स मॉडल की गिना दी। हालांकि बहुत सुंदर मॉडल था, लेकिन फिर भी इसकी कमियों को गिनाया गया और उन कमियों को दूर करने के लिए ही नया कॉन्सेप्ट आना बिल्कुल जरूरी हो गया था। और वो कॉन्सेप्ट ने डेवलपमेंट चालू करी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, जिससे क्वांटम या वेव मैकेनिकल मॉडल तैयार हो पाया। तो हम लोगों को अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्स मॉडल में कमियां थी। क्या कमियां थी, रिवाइज कर लिया। तो इन व्यू ऑफ शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप अ न्यू मॉडल ऑफ एटम विच कुड ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए ही क्वांटम या वेव मैकेनिकल मॉडल आना जरूरी हो गया। और ये किस पर आधारित था? द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉडल वॉज मेनली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू कॉन्सेप्ट्स, विच वर दोज कॉन्सेप्ट्स: डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को बेस मानकर क्वांटम या वेव मैकेनिकल मॉडल तैयार हो रही थी। और एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखें कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि इन चीजों को या ये दो कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे बढ़ी थी, उनको हमने नाम दिया क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स। तो द न्यू ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच वाज डेवलप्ड टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द अबव टू कॉन्सेप्ट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स। सो दिस इज प्रीटी क्लियर कि इन व्यू ऑफ शॉर्टकमिंग्स ऑफ अ बोर मॉडल ऑफ एटम, एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप अ न्यू मॉडल व्हिच कुड ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। The development of new model was mainly based on the following two concepts: de Broglie concept and Heisenberg uncertainty principle. And the branch of science which were developed taking into consideration the above two concepts is known as quantum mechanics and wave mechanics. इसका मतलब हम लोगों को ये दो थ्योरी परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम पहला थ्योरी जो है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। So let us start the dual nature of matter and radiation. Einstein in 1905 suggested that light has dual nature, that is wave nature as well as particle nature. 1905 सन में, सोचिए कितने पुराने समय की बात हो रही है। आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक जो बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं इनका नाम। इन्होंने ये बताया था कि लाइट का दोहरा व्यवहार, दोहरा प्रकृति, ड्यूअल नेचर हो सकता है। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। उस समय बता दिया था 1905 में। और कौन कौन सी नेचर थी? वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल। इनमें दो टाइप की नेचर की बातचीत हो रही है, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। आगे फिर इस पर काम किया लुईस डी ब्रॉगली ने 1924 में। लुईस डी ब्रॉगली एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। बहुत मजेदार बात है, फिजिसिस्ट थे ये। हम लोग इसको क्या में पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। तो लुईस डी ब्रॉगली, अ फ्रेंच फिजिसिस्ट, इन 1924 एडवांस द आइडिया। किसके आइडिया को एडवांस किया? आइंस्टीन के आइडिया को एडवांस किया। किसने? लुईस डी ब्रॉगली ने। और वो आइडिया क्या थी कि लाइक फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फॉर लाइट वी से पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर फोटॉन्स। तो लाइक फोटॉन्स ऑल मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, अ पीस ऑफ चॉक, अ पीस ऑफ स्टोन और एन आयरन बॉल, दैट इज ऑल माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पजेस्ड ड्यूअल नेचर। इसका मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया कि आइंस्टीन ने जो कहा था कि लाइट में ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। बहुत सालों के प्रयास के बाद लुईस डी ब्रॉगली ने अपना एक सिद्धांत को आगे बढ़ाया। और वो बेस किसका लेकर आगे बढ़ाया? आइंस्टीन के बेस को। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार फोटॉन में, यानी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, फोटॉन या लाइट से संबंधित बातों के बारे में बातचीत किया उन्होंने, जिस प्रकार फोटॉन में ये ड्यूअल नेचर हो सकता है, उसी प्रकार सारे मटेरियल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, पीस ऑफ चॉक हो, एक पत्थर का टुकड़ा हो, आयरन बॉल हो, मतलब सारे छोटे बड़े पदार्थों में ड्यूअल नेचर हो सकता है, मतलब वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर हो सकता है। इन्होंने ये कह दिया। अब द वेव एसोसिएटेड जो होता है इस पार्टिकल के साथ, पार्टिकल नेचर तो था ही है, तो वेव
नेचर जो एसोसिएट हुआ पार्टिकल के साथ, उस समय हम वेव को नाम देने लग गए मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। तो वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव। तो अब तक ये क्लियर हो गया कि जस्ट लाइक लाइट विच हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, फास्ट मूविंग particles like electron, proton, etc. can also possess both character. This is called dual nature of matter. इसी को ही dual nature of matter कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो आइंस्टीन ने कहा था कि सिर्फ लाइट में ही ड्यूअल नेचर हो सकता है, लुईस डी ब्रॉगली ने इस आइडिया को एडवांस किया और बोला कि सारे मटेरियल पार्टिकल्स, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, बड़े पार्टिकल्स, बड़े पदार्थ जैसे पत्थर का टुकड़ा, आयरन बॉल, सब में ये दो प्रकार का दोहरा नेचर हो सकता है, ड्यूअल कैरेक्टर हो सकता है। वो ड्यूअल कैरेक्टर क्या है? वेव और पार्टिकल। वेव नेचर भी हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। इसी को नाम दिया गया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। और जो वेव नेचर एसोसिएट कर रहे थे, जो वेव एसोसिएट करते हैं पार्टिकल के साथ, क्योंकि पार्टिकल वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, तो उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है, उस वेव को हमने नाम दे दिया मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव। तो ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो गई कि वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, इसीलिए थ्योरी को ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहा गया। तो ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार लाइट में दो प्रकार के नेचर हो सकते हैं, उसी प्रकार फास्ट मूविंग पार्टिकल्स में भी दोहरा कैरेक्टर हो सकता है, वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी। इसी को ही ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। अब अपन इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। अब आते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, थोड़ा देखते हैं। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ फोटोन, फोटोन के लिए जिसमें हम वेव कैरेक्टर अज्यूम कर रहे हैं, फोटोन मतलब लाइट, लाइट में तो वेव कैरेक्टर होता ही है, तो उसकी जो एनर्जी है उसको हम h इंटू न्यू से लिखते हैं। ये हमको पता है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इन केस ऑफ फोटोन अगर हम उसकी वेव कैरेक्टर को अज्यूम कर बातें करें, तो फोटोन की एनर्जी h न्यू से डिटरमाइन होगा, शो होगा, क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। आगे उसी प्रकार हम बोले कि इफ इट इज अज्यूम टू हैव पार्टिकल कैरेक्टर, मान लीजिए वेव कैरेक्टर तो पढ़ लिया, अगर फोटोन में पार्टिकल कैरेक्टर भी पढ़ते हैं तो उसकी एनर्जी कैसे दिखाएंगे? m इंटू सी का स्क्वायर, वेर m इज मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया कि इसमें प्लैंक्स थ्योरी भी अप्लाई हो रहा है, इसमें आइंस्टीन इक्वेशन भी अप्लाई हो रहा है। तो जब वेव कैरेक्टर के बारे में बात हो रही थी तो एनर्जी h न्यू से दिखाया गया, और वहीं उसी फोटोन की जब पार्टिकल कैरेक्टर की बात हो रही है तो उसकी एनर्जी m इंटू सी का स्क्वायर से दिखाया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। So these are the two things what we have got, equation number 1 and equation number 2. Now if we take equation 1 and 2 together, both are equations of energy, तो दोनों को आमने सामने रख सकते हैं। तो हमने आमने सामने रख दिया। देखो h न्यू इज इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर, h न्यू यहां से आया और m इंटू सी का स्क्वायर आइंस्टीन इक्वेशन से आया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन इक्वेशन से दोनों से ही एनर्जी है, दोनों को आमने सामने रख दिया। और क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से डिटरमाइन कर लिया था, न्यू के जगह हम c बाय लैम्डा भी रख सकते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। एज वी रिप्लेस इट इन दिस इक्वेशन न्यू, वी आर गेटिंग h इंटू सी बाय लैम्डा, और m इंटू सी का स्क्वायर को लिखो m इंटू सी, सी स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इधर से c और इधर से c कैंसल हो गया, तो बचा h अपॉन लैम्डा m इंटू सी। अब लैम्डा को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं और m इंटू सी को नीचे ले जाऊं, तो ये इक्वेशन कैसा दिखता है? इक्वेशन दिखता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी। हमने क्या किया? लैम्डा को इधर भेजा और m इंटू सी को नीचे भेजा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी। अब c के जगह हम v भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन दिखेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, और इसी को डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं। अब सवाल उठा कि c को आप v से क्यों रिप्लेस कर दिए? तो इसके लिए भी मैंने बातें स्पष्ट करी है कि डी ब्रॉगली पॉइंटेड आउट दैट द इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी मटेरियल पार्टिकल। हमने कह दिया था कि वो पीस ऑफ चॉक, पीस ऑफ स्टोन, आयरन ऑब्जेक्ट्स, किसी के लिए भी, मतलब किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए अप्लाई हो सकता है। तो द मास ऑफ फोटोन कैन बी रिप्लेस्ड बाय मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल। जैसे मास ऑफ फोटोन यूज कर रहे थे हम लोग, तो हम डी ब्रॉगली थ्योरी को पढ़ के, तो डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल के लिए अप्लाई हो सकता है, चाहे वो पीस ऑफ चॉक हो, पीस ऑफ स्टोन हो, आयरन बॉल हो, कुछ भी हो। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि केवल आप फोटोन को लेकर बात कर रहे हो, आप कोई भी मटेरियल पार्टिकल को लेकर बात कर सकते हो। इसीलिए जिस प्रकार आप मास ऑफ फोटोन को मास ऑफ पार्टिकल से, मटेरियल पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हो, वैसी वेलोसिटी ऑफ फोटोन, जिसको हम c से दिखाते हैं,
उसको आप रिप्लेस कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल से। अगर मैं फोटोन की बात करूं, लाइट की बात करूं, तभी आप वेलोसिटी को सी से दिखाओगे, लेकिन आप मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी यूज करोगे तब आप सी नहीं बोल सकते, तब आप उसको वी से दिखाओगे। तो इसका मतलब सी को हटाकर हम वी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ब्रॉगली ने स्पष्ट कर दिया था कि ये थ्योरी मटेरियल पार्टिकल के लिए, कोई भी मटेरियल पार्टिकल के लिए यूज हो सकता है। तो इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लिखे। और हमें पता है कि मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम। इसको पी से दिखा सकते हैं, तो मोमेंटम पी से दिखाएंगे तो यह P जो है वो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है। तो यहां हमने अपना इक्वेशन प्राप्त कर लिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच बाई पी। सो दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी था, जिसको आप एच बाई पी से भी दिखाए, और यहां से क्लियर हो गया कि लैम्डा और पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस मोमेंटम। तो हम लिख सकते हैं दो पार्टिकल को अगर कंपेयर किए तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू P2 बाय P1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। P को क्या लिखते हो, mv, तो M2V2 अपॉन M1V1। ग्राफ देखते हैं लैम्डा और P के बीच में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा और P। ये देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से दिखाया जाएगा। इसका मतलब आगे क्लियर है कि ग्रेटर द मास ऑफ पार्टिकल लेसर विल बी इट्स वेवलेंथ। अगर पार्टिकल का मास, क्योंकि देखिए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M इंटू वी भी लिख सकता हूं। तो मास अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगा। ग्रेटर द मास ऑफ पार्टिकल लेसर विल बी इट्स वेवलेंथ। उसी प्रकार ग्रेटर द वेवलेंथ लेसर विल बी द मोमेंटम, क्योंकि हम जान रहे हैं कि लैम्डा और पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा हुआ, ग्रेटर द वेवलेंथ लेसर विल बी मोमेंटम। अगर वेवलेंथ ज्यादा हुआ तो मोमेंटम कम आएगा। तो ये दो चीजें आपको परफेक्टली क्लियर हो गई। ये चीजें इस थ्योरी से काम आएगी आपको, कि मास अगर ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम होगा, और अगर मोमेंटम कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो ये लैम्डा और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये सारी बातें हम कह सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो ऑल्दो डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, बट इट हैज सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, समझ जाइए। भले ही ये इक्वेशन हर मटेरियल पार्टिकल के लिए लागू किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा फ्रूटफुल और ज्यादा यूजफुल ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही है। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। मान लीजिए पहला केस है, कंसीडर अ बॉल। ये गेंद दिख रही है आपको, इसकी मास मान लेते हैं 0.1 kg है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। ये गेंद जिसकी मास 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, इसमें अगर मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन लगा के वेवलेंथ निकालूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी रख दूंगा। एच की वैल्यू 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, मास के जगह 0.1 और वेलोसिटी के जगह 60 रख दिया। कैलकुलेट करने के बाद देखिए वैल्यू क्या आ रही है, 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर बहुत छोटा वैल्यू होता है। द वेवलेंथ इज टू स्मॉल फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन, ये अपन पढ़ नहीं सकते। तो बॉल जो कि बड़ा मटेरियल होता है, मटेरियल के रूप में अगर देखें तो गेंद बड़ा है, मतलब मैक्रोस्कोपिक है। सो बॉल हियर इज मैक्रोस्कोपिक। बॉल क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए जब हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट किए तो वो बहुत छोटा आ रहा था, जिसको हम ऑब्जर्वेशन के लिए या आगे पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक लेकर बात करें, जैसे लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए अब हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जिसकी मास सभी को याद है कि इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, जिसको लगभग 9.1 को अप्रोक्सीमेटली अगर 10 मान लो और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, तो एक कैलकुलेशन के लिए अंदाजे से मैं 10 टू द पावर माइनस 30 केजी लेकर कैलकुलेट करता हूं, और उसकी स्पीड जो है वही रखते हैं जो गेंद की स्पीड थी। वेलोसिटी 60 और अभी भी वेलोसिटी हमने 60 ही रखा है। मास का फर्क है, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास 0.1 किलोग्राम था और इसकी जो वैल्यू है देखो 10 टू द पावर माइनस 30, मतलब बहुत कम मास है। ऐसे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो सेम स्पीड, जो बॉल स्पीड से घूम रहा था, उतने ही स्पीड से अगर इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को भी लेकर हम इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो क्या फर्क कुछ दिखता है? बिल्कुल फर्क दिखेगा। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यही फॉर्मूला रखे। एच की वैल्यू 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, मास के जगह 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू 60। तो ये देखिए आपका वेवलेंथ कितना है, 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर या 10 टू द पावर 5 एंगस्ट्रॉम, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हो।
लेकिन 10⁻⁻34 को आप एक्सपेरिमेंटल होने के बाद प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पा रहे थे, जबकि 10⁻⁻5 मीटर मतलब 0.00001 फिर भी आप यूज कर सकते हो। तो इससे यह क्लियर हो गया कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में यह थ्योरी ज्यादा कारगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही होता है। सो यहां पर मैंने ये स्पष्ट कर दिया, सिंस वी कम अक्रॉस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर एवरीडे लाइफ, हम क्योंकि बहुत सारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे गेंद, चौक, बॉल और भी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, कार, है ना। तो ये चीजों के ऊपर क्या डी ब्रॉगली रिलेशनशिप अच्छा बैठता है? तो यहां पर लिख दिया हूं, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ. That is why we do not observe any wave nature associated with motion of running car or a cricket ball. तो रनिंग कार या क्रिकेट बॉल के साथ अगर आप इसको मैच करना चाहो डी ब्रॉगली रिलेशनशिप को, तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होता। इसका मतलब स्पष्ट है कि डी ब्रॉगली थ्योरी, डी ब्रॉगली का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा यूजफुल किसके लिए बच्चों? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर है। कुछ रिलेशनशिप अपन लोग यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं जो न्यूमेरिकल में मदद करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, ये रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू ई के, विच इज काइनेटिक एनर्जी। सो ये रिलेशनशिप है वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, जो क्वेश्चंस में यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड पोटेंशियल वी अप्लाइड, तो यहां लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास, क्यू मतलब चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड कैपिटल वी इज पोटेंशियल अप्लाइड। अब हम लोग अगर सारे वैल्यूज रख लेते हैं और लैम्डा यूज करना चाहते हैं पोटेंशियल लगाकर कोई चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो एक फॉर्मूला बन गया, शॉर्टकट फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 1.226 10 टू द पावर -9 अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल वी मतलब पोटेंशियल, और ये फॉर्मूले से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। नोइंग द पोटेंशियल अप्लाइड द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। नाउ अगर मैं आपको बताऊं कि ये वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी की ये रिलेशनशिप कहां से आई, तो आपको थोड़ी सी बातें क्लियर और हो जाएगी। मान लेते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी को ईके से दिखाते हैं। सपोज वी से काइनेटिक एनर्जी ईके इज इक्वल टू व्हाट? हाफ एम इंटू वी का स्क्वायर। नाउ फ्रॉम वी स्क्वायर वी कैन राइट 2ek अपॉन एम। सो व्हाट इज वी हियर? अंडर रूट ऑफ 2ek अपॉन एम। नाउ वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? h अपॉन m इंटू वी। वेलोसिटी की जो वैल्यू है यहां से रख लो। आपने v क्या निकाल रखा है? अंडर रूट ऑफ 2ek बाई m। इसको यहां पर प्लेस करो तो h अपॉन m इंटू अंडर रूट ऑफ 2ek, और ऊपर में चला गया अंडर रूट ऑफ m। अब लैम्डा इज इक्वल टू h इंटू अंडर रूट ऑफ m और m इंटू अंडर रूट ऑफ 2ek, तो इनको अंडर रूट m और अंडर रूट m से और मल्टीप्लाई कर दो, रूट m m हो जाएगा और ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ये m और ये ई के। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो कि किस कहां से ये फॉर्मूला आया। सिमिलरली आप ये फॉर्मूला भी पोटेंशियल डिफरेंस वाले अरेंजमेंट से निकाल सकते हो। मान लेते हैं हम ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसकी चार्ज है ई या क्यू, ठीक है, जिसकी चार्ज है क्यू, और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस वी से एक्सेलरेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वी से एक्सेलरेट करते हैं। जब हम एक्सेलरेट करें तो इसकी एनर्जी क्या, कौन से फॉर्मेट में बदल गई? काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, और एक्सेलरेट हुआ टोटल एनर्जी कितनी अचीव हुई? क्यू इंटू वी। तो यहां से फिर से वही v इज इक्वल टू 2qv अपॉन m, ये बन गया। अब आप फिर से वही लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी में v के जगह ये रिप्लेस कर दो, अंडर रूट ऑफ 2qv बाय m, तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2q कैपिटल V और ऊपर में रूट m, फिर रूट m से मल्टीप्लाई कर दो, h इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mq और ये कैपिटल V। इस तरीके से सेकेंड फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो आप क्लियर देख रहे होगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, और यहाँ पर ये v के जगह अंडर रूट ऑफ 2qv बाय m हम लोगों ने प्लेस कर दिया, तो v के जगह h इंटू अंडर रूट ऑफ ये m और है m इंटू अंडर रूट ऑफ 2qv, और ऊपर में रूट m चला गया, रूट m से मल्टीप्लाई करो तो ये m और यहाँ पर रूट m m हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बचेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mqv। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स, जो आपने बोला कि मैटर वेव्स क्या है,
तो मैटर वेव्स जो है वो वेव ऑफ पार्टिकल है, जिसको आप डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव्स भी कह रहे थे। तो यहां पर अपन डिफरेंस देख रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में। बेसिक अंतर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से पढ़ा। और मैटर वेव्स क्या है? दे आर नॉट एसोसिएटेड विद लाइक दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहला डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने क्या पढ़ा था? डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लेकिन इनके बारे में सुन लीजिए, दे विल रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, दैट इज दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से पास नहीं हो सकते, ये वैक्यूम से पास हो सकते हैं। दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आपको क्लियर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। लेकिन दे ट्रैवल विद लोअर स्पीड्स, मोरओवर इट इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल मैटर वेव्स। ठीक है। दे लीव द सोर्स, दे आर एमिटेड बाय द सोर्स, है ना, जहां से ये निकलते हैं उसको ये लीव कर सकते हैं। बट डू नॉट लीव द मूविंग पार्टिकल, ये मूविंग पार्टिकल्स के साथ ही एसोसिएटेड है और ये एमिट पार्टिकल्स द्वारा एमिट नहीं होते, ये पार्टिकल्स द्वारा एमिट हो सकते हैं। इनका अगर वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें तो c बाई न्यू, और इनका अगर देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो बेसिक डिफरेंस आप क्लियर रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स में। Let us start the derivation of Bohr's postulate of angular momentum from de Broglie equation। ये मैं क्या बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार हमने बोला कि बोर्स थ्योरी में हमने बोला था कि जस्ट लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि बोर्स का जो पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम का, वो एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिलेट करवाता है, और वो n टाइम्स इंटीग्रल होता है एंगुलर मोमेंटम में। तो वो हम लोग यहां प्रूव करेंगे। सो डेरिवेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन। लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये हमको पता है। But according to de Broglie concept, one new thing we have learned here is the electron is not only a particle but also has a wave character। अब आप इस डायग्राम को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को अगर हम नोट करें तो ये पूरे वेव की तरह ये मूवमेंट हमको दिखा रहा है। तो ये कहलाएगा वेव इन फेज। लेकिन कहीं भी हल्का सा ब्रेक हो जाए तो उसको कह लेंगे आउट ऑफ फेज। जैसे यहां से चालू हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, वेव फॉर्म में आ रहा है, और यहां पर ये कंटिन्यू नहीं हो पाया, ये आउट ऑफ फेज कहलाया। दिस बिकम्स आउट ऑफ फेज। आप देख रहे होगे, ये मैंने यहां पर ये ऐसे दिखा दिया आउट ऑफ फेज, या यहां से चालू ऐसे घूम घूम के आया, ये मैच नहीं हो पाया, यहां पर ये कहलाया आउट ऑफ फेज। सो दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज। जब ये कंटिन्यू एक रिदम में घूमता है और कंटिन्यू अपने पूरे ऑर्बिट का पूरा जो सरकमफरेंस को यूज करता है, तब हम कहते हैं वेव इज इन फेज। लेकिन जब वो पूरा सरकमफरेंस को नहीं यूज करके कहीं पर ब्रेकआउट हो जाता है, तब उसको कहेंगे वेव आउट ऑफ फेज। तो दिस इज वेव इन फेज डायग्राम एंड वेव आउट ऑफ फेज डायग्राम। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, what we have said, just like energy, angular momentum is also quantized, and electron revolves around the nucleus in circular orbit. So electron is revolving around the nucleus in circular orbit, and this is in the wave form. And since electron is not only a particle, it has also a wave character. So we can relate Bohr's postulate with de Broglie equation. And how we do it? Let us start. Thus, in order that the wave may be completely in phase, if the wave is completely in phase, it will cover up the whole circumference. The circumference of the orbit must be an integral multiple of wavelength, obviously. So what is the circumference? Circumference here is 2 pi r. So 2 pi r is integral multiple of wavelength, because it is in the form of wave, and any wave will definitely carry a wavelength. So 2 pi r is equal to n lambda, where 2 pi r is circumference and n is integer and lambda is wavelength. And we know that according to our de Broglie equation, lambda is equal to h upon mv, and what we have called for lambda, हमने lambda के लिए क्या बात करी थी कि it is integral multiple, है ना, it is integral multiple, the circumference of the orbit must be an integral multiple of wavelength. तो 2 pi r is equal to n lambda. अब lambda के जगह हम h upon mv रखें, तो 2 pi r हो गया n into h upon mv. अब mv और r को एक तरफ ले लो, mvr, तो 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो nh बाई 2 पाई। अब ये वाला चीज आपने बोर्स मॉडल जब मैं पढ़ाया था आपको, ये आपने देखा था। तो विच इज बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहां mvr को क्या बोले, एंगुलर मोमेंटम। तो दस वी हैव रिलेटेड डी ब्रॉगली इक्वेशन विथ बोर्स पोस्टुलेट। लेट अस स्टार्ट डूइंग सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब तक जो चीज पढ़ा उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लेकर आते हैं। पहला सवाल आ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ an electron moving with a velocity of
10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सीधा सीधा आपको मास दे दिया है और वेलोसिटी दिया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv अप्लाई कर दो। h की वैल्यू रख दो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। मास आपको दिया है, इलेक्ट्रॉन का मालूम भी है, नहीं भी देता तो क्या फर्क पड़ता, 9 10⁻31 और वेलोसिटी है 10⁻3। ये सारी बातें प्लेस करने के बाद जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 6.6 10⁻34, ये 3 ऊपर में जाकर -3 और -31 ऊपर में जाके +31, तो यहां से नीचे बच गया 9.1। तो यहां आपको बच गया -34, 34 और 3 -37, 37 में से 31 गया तो -6 हो गया, 10⁻⁻6, और 6.6 को 9.1 से डिवाइड कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 0.725 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.25 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। सो दिस इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन। What is the second question? What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity 10 मीटर पर सेकेंड? तो यहां पर फिर से वही मास दे दिया, वेलोसिटी दिया है, सीधा आपको वेवलेंथ निकालना है। अगेन द सेम फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। h की वैल्यू रख दीजिए 6.6 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई मास। मास कितना है 0.1, तो 10⁻⁻1 रख सकते हैं। वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये 10⁻⁻1 10⁻+1 कैंसल हो गया, बच गया 6.6 10⁻⁻34 मीटर्स। तो दिस इज द answer to the second question. Let us go with the third question. Third question is calculate the mass of photon with a wavelength of 3.6 angstrom. Now first of all, this wavelength is 3.6 angstrom. Angstrom means 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको आपने कन्वर्ट कर लिया एंगस्ट्रॉम को। अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन? वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। अब फोटोन है तो लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट लगा दो c। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको मास चाहिए, अब मास निकाल लो। मास इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इंटू सी। तो यहां पर h की वैल्यू है 6.6 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 3.6 10⁻⁻10, और व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये आपको आंसर मिल जाएगा 6.135 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ योर फोटोन। लेट अस डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन। दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, ए बी है और बी है, दो पार्टिकल्स ए और बी, दे आर इन मोशन। सो इफ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ए, तो लैम्डा ए बोल दो। लैम्डा ए कितना दिया 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। कैलकुलेट वेवलेंथ एसोसिएटेड पार्टिकल बी, तो लैम्डा बी आपको निकालना है, यही क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब एक चीज आगे बोल रहा है कि पार्टिकल बी के लिए आप वेवलेंथ तो निकालो इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, मतलब ए का जो मोमेंटम है उसका हाफ होना चाहिए बी का मोमेंटम। सो अगर हम बोले मोमेंटम को पी, तो पी ए और पी बी। पी बी क्या है, बी का मोमेंटम है हाफ ऑफ ए, तो पी ए बाई 2 रख सकते हो पीबी की जगह। ठीक है, तो ए का वेवलेंथ लैम्डा है और ए का मोमेंटम पी ए। बी का वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा बी निकालना है, और उसका जो मोमेंटम है पी ए बाई 2 है। तो हम जानते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, हम देख चुके हैं। तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी क्या होगा बेटा, पी बी अपॉन पी ए। तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू पी बी बाई पी ए। अब पी बी की जगह पी ए बाई 2 रख दो, तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू पी बी की जगह रख रहा हूं पी ए बाई 2, और नीचे भी पी ए है, तो ये कट गया पी ए। लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू 1/2। सो लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा ए। सो 2 इंटू व्हाट इज लैम्डा ए, 5 इंटू 10⁻⁻8। तो 5 2 जा 10, 10 इंटू 10⁻⁻8। सो दिस इज 10⁻⁻7 मीटर्स। इस तरीके से आंसर निकाल लिए। अगला सवाल और देखते हैं बच्चे लोग। देखिए अगला सवाल बढ़िया सवाल। कैलकुलेट द वेवलेंथ इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kilograms एंड काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10⁻25। सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, तो आप ये रिलेशनशिप लगा दो।
लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये लगा दो। एच की वैल्यू क्या है 6.6 10 टू दी पावर -34, अंडर रूट में आ जाओ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम इंटू काइनेटिक एनर्जीज 3 इंटू 10 टू दी पावर -25। तो यहां से अब आप कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, तो यहां से 6.6 10 टू दी पावर -34 ये हो गया नीचे में, ठीक है। नीचे में अब आप देखो ये -31 और -25 -56 हो गया, और यहां से ये 9 को अब आप बाहर ही कर लो, तो यहां से 3 कर लो, बाहर आ गया, और 3 2 जा 6, तो अंडर रूट में 6 इंटू 10 टू दी पावर -56 समथिंग लाइक बच गया। तो अब लैम्डा आगे -56 मतलब बाहर आकर उसका आधा 28 हो जाएगा, तो 6.6 10 टू दी पावर -34 और -56 हमने क्या किया -56 का रूट ओवर मतलब रेस टू दी पावर हाफ, तो 10 टू दी पावर -28 हो गया। ये रफ वर्क हमने कर लिया, ठीक है। तो यहां नीचे में 10 टू दी पावर -28 डाल देते हैं, अंडर रूट ऑफ 6 और यहां पर 3, ठीक है। तो अब आप अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 6.6 को 3 से तो 2.2 हो गया, -34 और 28 -28 ऊपर जाके +28, तो ये बच गया तुम्हारा -6 और नीचे अंडर रूट ऑफ 6, ठीक। तो ये डिवाइड अगर कर लेते हो तो समथिंग तुम्हारे को मिल जाएगा 2.2 बाय रूट ओवर ऑफ 6। आप सॉल्व करोगे तो समथिंग यू आर गोइंग टू गेट, अगर मैं इसको 22 कर देता हूं तो ये 10 टू दी पावर -7 हो गया, और रूट ओवर ऑफ 6 √6 यहां पर रख देते हैं, जिसको डिवाइड करने के बाद समथिंग 8.9 के आसपास या समथिंग लाइक दिस ये मिल जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर्स। ओवरऑल अगर आप इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 896 समथिंग 0 लगा दो इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर कर दो, तो ये 8960 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। और अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 896 नैनोमीटर हो जाएगा। तो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। होप यू आर एंजॉइंग एंड अंडरस्टैंडिंग माय वीडियोस, एंड इफ इट इज फ्रूटफुल डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस सो दैट आई कैन वर्क फॉर यू लाइक दिस। तो बच्चों कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। बेस्ट ऑफ लक।